बेंगलुरु शहर के आईटी के हद से कुछ ही दूरी पर एक आलीशान कोठी हुआ करता था जो किसी महल से कम नहीं था और हथियारों से एवं वाकी टॉकी से लैस दर्जनों गाड़ियां कोठी के कैंपस में चला करती थी। वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां और पार्किंग में महंगी दर्जनों गाड़ियां, कार और जैसे तमाम गाड़ियां वहां पे खड़ी थी। लेकिन कोठी में हर कोई आना जाने के लिए बहुत लोग आना जाना, लेकिन अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर से मिलना चुनिंदा लोगों से ही बस था, और यानी जिससे मिलना गॉडफादर के लिए काफ़ी मुनाफे का सौदा हो तो उसी से मिलते थे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो काफ़ी सुनने में आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा। फिलहाल बहुत अच्छी स्टोरी है तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंडरवर्ल्ड की जो बीते समय में कैंसर के कारण आखिरी सांस ले रहे थे, और माफिया उनका नाम था मुथुप्पा, जो बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड पर 30 साल तक राज किए थे। और उन्हें अच्छे परिवार और अच्छी शिक्षा के बेहतर बैकग्राउंड के बावजूद भी कैसे वो मुथुप्पा माफिया डॉन बन गए, और उसने काले धंधे को सफ़ेद पोश किया। और एक जानना यह भी दिलचस्प है कि बेंगलुरु का ये अंडरवर्ल्ड फैलाव कैसे हुआ था इनका। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे होता ये है कि कोडिगहली मुन्नी गौड़, जो 1970 के दशक के मुन्नी गौड़ पहला जो गैंगस्टर थे जिन्होंने बेंगलुरु के शराब ठेकों और कारोबारियों पे अपना दबदबा बना रखा था। वसूली किया करते थे और दारू के ठेकों का ज़बरदस्त चलाया करते थे। और उनकी पहली शुरुआती एवं देसी अंडरवर्ल्ड खड़ा हुआ, और इसके पीछे ना ही तो राजनीतिक का हाथ था और ना ही किसी दूसरे राज्य का या दूसरे देश के अंडरवर्ल्ड का हाथ था, बल्कि मुन्नी को वक्त तक शहर के अंडरवर्ल्ड और मेज के कोतवाल भी उसमें दाखिल हो गए। 2 और अंडरवर्ल्ड जो उसमें दाखिल हो गए थे। अब हम मुन्नी बहुत हद तक गैंगस्टर कहा जा सकता था, लेकिन बेंगलुरु का वो पहला अंडरवर्ल्ड डॉन भी किसी को कहा जा सकता था। तो वो MP जयराज 1970 के दशक में इस काले धंधे में आ चुका था। और वहीं मुन्नी के बाद डॉन कहलाने वाला ये जयराज पीछे राजनीतिक संपर्क और ताकत भी रही, उसके अंडरवर्ल्ड की ताकत और पहुंच गई और एहसास करवाया था कि, लेकिन जब कोर्ट ने एक शूट आउट में के चलते जो है 10 साल का उन्हें जेल जाना पड़ा, तो मौके का फ़ायदा उठाकर जयराज रामचंद्रन से खुद को डॉन के तौर पर लोग अपना एक बुलंद हासिल किया। और वही जब 10 साल बीत गए तो जेल से आने के बाद छूट कर जयराज आया तो उसने देखा कि कोतवाल का काफ़ी खौफ है और इनका काफ़ी खौफनाक भी लोगों के अंदर जम चुका था। तब तक वो तत्कालीन CM के हेगेड तक को भी ये धमकी दे चुके थे कि सियासी के साथ मिलकर वो काम करता था। और उस वक्त जब साजिश रचकर कोतवाली को खात्मा करने के लिए जयराज ने अग्निश्री बच्चन और वरदाज नायक जैसे उभरते अपराधियों को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उनका दबदबा कायम रहा। वहीं जैसे तैसे दबदबे के लिए जयराज ने कोतवाल को खात्मा करवाने के वैसे ही मुख्य अंडरवर्ल्ड और कई कंपनियों के एक पूरा लिस्ट उसने रचा। और जयराम को खात्मा करवाने के बाद मुथुप्पा खुद को बेंगलुरु का अंडरवर्ल्ड डॉन में घोषित भी किया और दशकों तक भी उसने राज भी किया। ये मुख्यतः कौन था और ये अचानक अंडरवर्ल्ड कहाँ से इसमें आ गए, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस मुथुप्पा के बारे में जो कभी कॉमर्स डिग्री लेने के बाद और विजया बैंक में एक अफसर का काम किया करते थे, लेकिन वही 1980 के दशक में आखिर सालों मुथुप्पा बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड कुछ लोगों के संपर्क में आना था और उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया। और अंडरवर्ल्ड के लिए मुथुप्पा को एक बड़ी साजिश रचने का मौका भी मिला था। और वह जयराज का कत्ल करने के बाद मुथुप्पा
ने भी मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। और वही जयराज को जब पुलिस थाने में हथियारों से हथियार हाजिरी के लिए नियमित तौर पर जाना होता था, तो वही 21 नवंबर 1989 को सुबह जब अपने वकील और भाई उमेश के साथ जयराज अपनी एम्बेसडर कार से थाने पे जा रहे थे, वही लालबाड़ा बैंक के गेट पर एक एम्बेसडर कार का रास्ता रोका। वो दो मोटरसाइकिल थे जो नकाबपोश थे, और जयराज की कार पे दो तरफ और एक अगले कुछ हमलावर घेरों में खड़े होकर उनको एम्बेसडर को गोलियां बरसाने के बाद मुख्यतः पूरा प्लान बनाने के बाद खुद ही मौजूद वहाँ मुथप्पा और गोलियां बरसाने के अलावा जयराज ने गोलियों से घायल वकील के शरीर को ढाल बनाकर खुद को बचाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनका कोशिश नाकाम रहा और वो जो है मौत को प्यारे हो गए। और बरसती गोलियां को जयराज के शरीर में भी काफ़ी गोलियां लग गई थी। और देखने के बाद हमलावरों ने देखा कि जब गाड़ियों से जब जयराज वहाँ पे गिर गए, तो वहाँ से वो तुरंत निकलकर हत्यारे भाग खड़े हुए। उसके बाद जब 1990 के दशक में शूट आउट से ही अर्थव्यवस्था का नया दौर शुरू हुआ, तो उदाहरण के तौर पर विदेश के निवेश के रास्ते खोल दिए गए। और नतीजा यह था कि अगले कुछ समय से बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का मतलब भू माफिया होता था, वहीं ज़मीन का सबसे बड़ा सौदागर बन चुका था। दाऊद इब्राहिम के दाएं हाथ माने जाने वाले शरद शेट्टी से भी मुलाकात मुथप्पा ने किया, और कहते हैं कि धंधा वो मुथप्पा दुबई के सट्टे का धंधा संभाला करता था। वही शेट्टी दुबई के सट्टे का धंधा संभालता था, और वहीं दुबई का मुथप्पा को शरण भी दिए। वहीं खाड़ी देशों में उसके संपर्क और कारोबार में भी उसकी काफ़ी मदद रही। 21वीं सदी में शुरुआत में ही दुबई के सेठी भी मारा गया और मुथप्पा खाड़ी देश में चला गया। कहते हैं कि मुथप्पा ने ही सेठी को हत्या के मुखबरी का भी था, और वो भारत में कुछ मामले में आरोपी एवं मुख्य से देश लाने में सफलता हासिल किया। और कुछ समय तक वह सलाखों के पीछे भी रहा, फिर भी उसे सारे नतीजों की निजाम मिल गई और वो छूट गया था। बॉम्बे हत्याकांड के बाद अंडरवर्ल्ड के तार जुड़े चुके थे। पूरे देश में पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त हो गई थी, और उस वक्त बेंगलुरु का अंडरवर्ल्ड चेहरे में बदलने के बारे में सोचा तो एक तरफ मुथप्पा और दूसरी तरफ मुथप्पा भी गया, लेकिन वही बिजनेस के तौर पर वो अब राज करा। और कुछ वक्त पहले ही गरीबों को जयराज ने हटाने का एक अखबार भी निकाला था, जो एक मुथप्पा ने भी एक संस्था का नाम दिया था जिसका नाम था जय कर्नाटका, जिसके जरिए भरपूर मदद की गई। और गॉडफादर को रॉबिन हुड भी बनना चाहता था वो। और दूसरी तरफ मुथप्पा का जानी दुश्मन और उस हमलावर भी वो कर चुका था, और वो श्रीधर था जिसका चेहरा बदल रहा था। और श्रीधर ने कन्नड़ में एक अखबार निकाला जिसका नाम अग्नि शुरू किया, और उसे भी अग्नि श्रीधर के नाम से किताब एक उसने लिखा जिसका नाम था माथ डेज दी अंडरवर्ल्ड की लिखी, यानी मतलब बेंगलुरु के से संगठित माफिया को ख़त्म करने से पहले के दौर में आईटी सेक्टर के आखिरी अंडरवर्ल्ड डॉन मुथप्पा ने मुख्यतः विरोध माने जाते थे। वही श्रीधर के बाद में एक और किताब लिखकर अंडरवर्ल्ड संबंधित अपना खुलासे भी किए। बेंगलुरु से सट्टे एवं शट आउट के महल जैसे आलीशान के साथ ही वो अकुत संपत्ति अपने एक बीवी और 2 बच्चों के लिए वो छोड़ गया। और मुथप्पा को बिलियनियर भी कहा जाता है। अरबपति बनने की दास्तान उदारीकरण के दौर के साथ ही शुरू हुई थी, और देखते देखते बेंगलुरु और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी एक आईटी सिटी के तौर पर उभरता। ये दुनिया भर की कंपनियों के लिए भी
ज़मीनों से सौदे, शहर में माफिया भी और मिली भगत कही जाती है, जिससे मुख्य था। और जब कोई विदेशी कंपनी बेंगलुरु के बिजनेस के लिए पहुंचती तो उसे शक रहता था कि किस पर भरोसा किया जाए या किस पर भरोसा नहीं किया जाए। वहीं मुख्यतः मुतप्पा के लोग जो है जाकर उन कंपनियों को भरोसा दिलाते थे, जिस पर डील में मुतप्पा का राय का नाम सुझलता और जिससे 1000% गारंटी होती थी कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा और कोई खतरा नहीं, कह के वो मुतप्पा महल में लगभग रोज़ 150 से ज़्यादा फरियादी लोग आते थे जो उसका सुलझाता था। कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से किसी के प्रति दिल नहीं दुखाना या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस आपको समझाना था। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट डे। मिलते हैं आप एक नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।